तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने पहले देख लिया था कि हमारा सिलेबस जो है वो कैसे कैसे डिवाइड हो रखा है। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसा हमारा जो है इंडियन जो आपका फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले अगर आपको बता रखा है कि सिलेबस के अंदर क्या आता है, तो नेशनल और जो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग अराउंड योर नेशन। ओके, अगर हम बात करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर स्टार्ट करने की, तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें कि आखिरकार फॉरेन पॉलिसी कोई भी देश क्यों फॉलो करता है, पहले तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने आता है। फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो है, हमारे देश के इंटरेस्ट में, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ें, हमारे जो गोल्स हैं और जो डिज़ायर्स हैं उसको सेटिस्फाइड किया जा सके। तो हमारे गोल्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाइड करना मतलब गोल्स और डिज़ायर्स है क्या क्या, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है कि भाई आफ्टर ऑल क्या कहते हैं, सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए उसकी प्रायोरिटी में मानी जाती है। सेकंड थिंग आई विल स्पीक प्रॉस्पेरिटी। थर्ड इज अ स्टेटस। ठीक है ना, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें हमें जो है किस किस रिक्वायरमेंट से जो है हम किसी दूसरे देश के साथ अपने रिलेशंस को टाइप करते हैं। जैसे कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए कि मिलिटरली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। 1962 के अंदर जो हमें जो मतलब कि आपका असोल्ट जो हमें फेस करना पड़ा, जो हमें उसके अंदर जो हमें मतलब कि सेटबैक फेस करना पड़ा, उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न यही था कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर नहीं थी। चाहे उनके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से उतने एडवांस मिलिट्री मतलब कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं थे, जो हमारे पास उतने बढ़िया जो है इक्विपमेंट्स नहीं थे, कार्गो नहीं थे। ये हमारी जो थी मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से हमें जो है 1962 में ये नुकसान झेलना पड़ा। सेकेंड थिंग आई विल से कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स मिलकर जो किसी भी तरह का कोई मतलब कि एक इंसर्जेंसी जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है उस पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए जो है आपको उन देशों की भी सहमति लेनी पड़ेगी जिन देशों से ये चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, इस तरह के जो ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फॉरेन पॉलिसी इस तरह से रखनी पड़ती है कि जिससे कि आपकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुंचे और इंटरनली और एक्सटर्नली आपका देश जो है सिक्योर हो सके। दूसरी चीज़ अगर इसके अंदर देखेंगे, दैट इज आई विल से प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए हम लोग जो है अक्सर दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। दूसरे देश की कंपनियां हमारे यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करती है या एफडीआई लेके आती है। इससे क्या होता है कि हमारे देश के लोगों को जो है रोज़गार मिलता है और कस्टमर्स को जो वो प्रोडक्ट मिलते हैं उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो अफोर्डेबल हो सकता है उनके लिए, ठीक है ना, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव्स क्रिएट होता है, मार्केट में चॉइस बढ़ती है, ठीक है ना, और चॉइस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं जो है ग्रो होता है। तो आफ्टर ऑल जो मतलब कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया कि ह्यूमन मतलब कि आपका जो है पीपल्स प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, लोगों के वेलबींग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है पॉवर्टी इरेडिकेशन। देखो, पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है वो ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक है, मतलब ग्लोबल फिनोमेना इन द सेंस आई विल से द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट एवरी कंट्री नीड्स टू टैकल। तो इसमें क्या है कि आपको जो है मतलब कि अलग देशों की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जैसे आपका WTO काफ़ी सारे हमारे देश के अंदर जो है WHO WTO काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करता है, काफ़ी जगह पे हमें हेल्प देता है। वो हेल्प जो है क्या होता है, वो हमारे लिए पॉवर्टी इरेडिकेशन में कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है। तो इसलिए भी हम कभी कभी दूसरे देशों के साथ जो है अपने फॉरेन टाइप्स करते हैं और उसकी वजह से हमें एडवांटेज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही होते हैं, हम भी दूसरे देशों को वो एडवांटेज दे पाते हैं, क्योंकि हम भी, इंडिया एक ऐसा देश है जो कहते हैं ना कि मतलब हमेशा से जो है वो सबके बेहतरी के लिए सोचने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की जो पॉलिसी हमारी हमेशा रही है, जो कि हम पूरे दुनिया को जो है अपना एक परिवार मानता है, अपना घर मानता है, और सबके बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जो दुआ करता है हिंदुस्तान। तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरे देशों को भी ये बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो आवर कंसर्न। सेकंड थिंग आई विल से द स्टेटस मीन्स व्हाट, दैट द पॉलिटिकल पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी पॉलिटिकल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बाकी सारी कंट्रीज़ का भी सपोर्ट चाहिए होता है। कि यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि जब यूनाइटेड नेशन में, जैसे मैं बोलूँगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट के लिए, वीटो पावर के लिए, जिसकी डिमांड जो है हिंदुस्तान बहुत लंबे समय से कर रहा है कि भाई हम डिजर्विंग नेशन है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारा इतना बड़ा मतलब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो ऐसे में जो है आपको हमें भी वीटो पावर अलॉट करना चाहिए। और वीटो पावर के लिए हमें क्या है कि सब देशों की मदद चाहिए, और सब देशों की जब मदद चाहिए हमें कि भाई वो भी हमें सपोर्ट कर सके कि वाकई में इंडिया एक बड़ा देश है और उसको जो है ये मिलना चाहिए। इसलिए भी क्या कहते हैं, मतलब कि जो है हम लोग जो है आपका जो स्टेटस इंप्रूव करने के लिए भी जो है
हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ मूव होते हैं। उसके बाद जैसे कि बंदोपाध्याय जो थे, ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट, आई विल से द इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। ही सेड दैट द चॉइस ऑफ एंड्स एंड मीन्स इन एन इंटरनेशनल सेटिंग। कुल मिला के उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब सिंपल क्या है, सिंपल मतलब ये है कि चॉइस ऑफ एंड्स एंड मीन्स, इन एन इंटरनेशनल सेटिंग आपको इसको इंप्रूव करना होता है। दैट इज़ वाई यू नीड टू जस्ट फोकस अपॉन इट। सेकंड थिंग आई विल स्पीक अबाउट दैट द डिटर्मिनेंट्स इज व्हाट द डिटर्मिनेंट्स आई विल से द एक्टर्स एंड द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू शेप योर फॉरेन पॉलिसी। जो भी एक्टर्स और फैक्टर्स जो शेप करते हैं आपके फॉरेन पॉलिसी को, वी नीड टू कंसिडर अबाउट सच थिंग्स मोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। देखिए, आपके देश की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, आपका डोमेस्टिक मिलियो और इंटरनेशनल मिलियो जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है कि आपका डोमेस्टिक जो डिमांड है, जैसे डोमेस्टिकली कैसे कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या रहा है किसी देश का। हम जब किसी देश के अंदर आपका इंटरनेशनल रिलेशन के टाइप्स करते हैं तो हम उसके पॉलिटिकल और आपका रेदर देन आई विल से द फिलोसफिकल एंगल जरूर देखते हैं कि उनकी फिलॉसफी क्या है, उनके पॉलिटिक्स क्या है। जैसे आप साउथ कोरिया ले लो, साउथ कोरिया क्या है, साउथ कोरिया जो है वो बुद्धिज़्म को काफ़ी मतलब कि सपोर्ट करता है, या जापान जो है वो बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो उनकी फ़िलॉसफी हमारी फ़िलॉसफी से मैच खाती है और हम इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये भी पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग आई विल से द कल्चर, द फिलॉसफी इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर, यू नो वेरी वेल। आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट के अंदर आप जब आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड करते हैं तो आर्ट में आपका विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट आता है, और कल्चर के अंदर जब आप जाते हैं तो रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर और उसके बाद जो है आपका फिलॉसफी भी उसके अंदर ऐड होती है, या मतलब कि ये कल्चर का पार्ट है, यू अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के जो है कल्चर भी किसी देश का जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो सॉफ्ट नेशन के तौर पे जो है देखा जाता है, जो कि मतलब कि आपका जो कल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, जो पीसफुल कह कहते हैं मतलब कंट्रीज़ के रूप में देखा जाता है, जो कि हमेशा से जो है मतलब एक 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 अपने आप अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलता है वर्ल्ड लीडर बनने की, ठीक है। सेकंड थिंग आई विल स्पीक अबाउट द क्या कहते हैं आपका जो ज्योग्राफी, लोकेशन और रिसोर्सेज। हमारा देश, पहली बात तो हमारे देश का लोकेशन कितना स्ट्रेटेजिक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर सिटिंग एट द डोर ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में अगर किसी भी देश को कॉपरेशन चाहिए होगा तो इंडिया को अगर वो आइसोलेट करके चलेगा तो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन द पोजीशन। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिकल पोजीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आई विल से द जियोग्राफी, और इस जियोग्राफी का हमें बेनिफिट मिलता है। अच्छा, सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी भी देशों का, जिन देशों के साथ हमें टाई अप करने उनके जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक चाबहार पोर्ट, ठीक है ना, आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वहाँ से हमें जो है सेंट्रल एशिया की तरफ जो है जाने का मौका मिल सकता है। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या कहते हैं मतलब कि आपका लोकेशन पे बैठा हुआ है, जो कि हमें कॉपरेट करने के लिए बहुत लंबे समय से तैयार नहीं है। सुधर जाएगा तो ऐसा क्या कहते हैं अच्छा लीडर, मतलब लीडर तो खैर सारे अच्छे आए हैं हमारे पास आपके अपर लेवल पे, लेकिन शायद मुझे लगता है उतनी विल पावर या पॉलिटिकल विल की ज़रूरत अभी है, जो कि अभी नहीं हुई है, ठीक है, पाकिस्तान को सीधा करने के लिए। उसके बाद जो है आपका रिसोर्सेज, यू अंडरस्टैंड इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ के मसाले पहले भी बहुत फेमस थे, आज भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ के जो कॉटन है दुनिया में आज भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पे जो है आपका आई विल से द वुड का सप्लाई भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी किसी दूसरे देश का रिसोर्स जो है उसको हम मतलब कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक बात समझ के चलनी है, आपको ये समझ के चलना है कि आप दूसरे देश की तरफ जब जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, ये वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। हालांकि दूसरा देश भी जब आपकी तरफ आएगा तो यही फैक्टर्स को कंसिडर करता होगा। गेटिंग द पॉइंट, वेरी क्लियरिटी शुड बी देयर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या क्या डिटर्मिनेंट्स, किसी भी एक्टर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी इंडिया के क्या कहते हैं मतलब कि जो आपका फॉरेन पॉलिसी है उसको सेव करने में क्या क्या मदद करता है, ठीक है। हमारी हिस्ट्री को समझना जरूरी है, जियोग्राफी को, इकोनॉमी को, डोमेस्टिक डिमांड्स हमारी क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, पॉलिटिकल एटमोसफेयर कैसा है, कंसेंसस क्या है। जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी थोड़ा सा माना जाता है कि ये जो है मतलब आपका जो है क्या कहते हैं मतलब आपका मतलब कह लीजिए कि उदारवाद की क्या कहते हैं नीति पर रहता है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि आपका जो कॉर्पोरेट हाउसेस को जो है वो सपोर्ट करता है कि वो ग्रो कर सके, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सके, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इन बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के पास ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा कैपिटलिस्ट मूव की तरफ होता है, थोड़ा सा राइट विंग की आइडियोलॉजी रहती है बीजेपी की। वही अगर आप कांग्रेस की तरफ जाए तो कांग्रेस क्या है, थोड़ा कांग्रेस ये है कि वो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी अंडरस्टैंड करता है। वो कहता है कि सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट पे नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी करना पड़ेगा। अब ऐसे में कोई दूसरा देश जब सपोर्ट करने पे आएगा इंडिया के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है वो देखेगा कि गवर्नमेंट कैसी है इंडिया के अंदर। इंडिया की गवर्नमेंट जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी इज़ राइट विंग, लाइक बीजेपी इज़ द कैपिटल और द कॉर्पोरेट ओरिएंटेड कंट्री।
पार्टी, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो है अगर उसकी बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस थोड़ा सा सोशलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है ना। वेलफेयर स्टेट को लेकर ज़्यादा, मतलब कि वेलफेयर स्टेट में दोनों ही क्या कहते हैं कंसिडर करे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे आप कह सकते हैं कि जो है सोशल वेलफेयर को जो है मतलब कि डेडिकेट करता है कांग्रेस अपने आप को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दैट इज़ इंटरनेशनल वैल्यू में बात करें तो देखो, अच्छा, कंसेंसस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, अभी क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे कंसेंसस क्या है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है मतलब कि हमारे पुराने कल्चर्स को लेकर जो है बीजेपी ने थोड़ा सा प्रमोट कर दिया लोगों को कि हमें अपने कल्चर्स को नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में कोई कंट्री अगर हमारे पास आती है तो हम उन कल्चर्स को, हमारे कल्चर्स को अवॉइड करके अगर कोई पॉलिसी लेके आएगी, देन वी विल नॉट सपोर्ट दैम, वी वॉन्ट बी एबल टू सपोर्ट दैम, क्योंकि it will hurt the, I will say, the the feelings of the people of India. So that's why we need to understand that what are the feelings of India's people, what are the consensus of the India's national interest, need क्या है, ambitions क्या है। ambitions हमारे जैसे कि भाई हमें FDI चाहिए, ऐसे में क्या कहते हैं किसी भी देश का हमारे यहाँ पे आना, that will be a very very beneficial thing for us। कैपेबिलिटी क्या है, लीडरशिप क्या है हमारी। उसके बाद आपका इवोल्यूशन, इसका सेकंड फेज हमारा क्या है, सेकंड फेज है हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। 1947 से लेकर 62 के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये ध्यान रखिएगा अपने आप में। इस टाइम में क्या हुआ कि नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और वो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, और उससे पहले नेशनलिस्ट थे। तो नेशनलिस्ट थे, आइडियलिस्ट थे, और उनके देखो 3 फैक्टर में आप 1947 से लेकर 62 को डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ 3 शब्द में। 3 शब्द में आप 1947 से लेकर 1962 को पूरा जो है डिफाइन कर सकते हैं या पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें एक नेशनलिस्ट हो गया, नेहरू जी नेशनलिस्ट हैं, उनकी आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट की है, उनकी पूरी पॉलिसीज में भी वो चीज़ आपको झलकेगी। दूसरी चीज़ क्या है नेशनलिस्ट के साथ, वो क्या है, नेशनलिस्ट के साथ वो आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी के फॉलोवर रहे हैं, तो गांधी जी खुद बहुत बड़े आइडियलिस्ट थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आइडियलिस्ट रहेंगे। और तीसरा है नॉन अलाइंड, मतलब कि ये जो जमाना चल रहा है अभी, जो जहाँ पर क्या कहते हैं मतलब नेहरू जी स्टैंड कर रहे हैं, वो जमाना जो है वहाँ पर क्या है कि भाई बाईपोलर क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है पूरा वर्ल्ड है, जहाँ पर एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ कैपिटलिज्म है और एक तरफ आपका जो है कम्युनिज्म है, और उनके साथ चलने वाले लोग या उनके सपोर्ट में चलने वाले लोगों के बीच की ये लड़ाई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि मतलब कि नेहरू जी कहते हैं कि भाई नहीं, हम किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ के मामले में कि वो मतलब कि एक न्यू कैपिटलिज्म या न्यू क्या कहते हैं इम्पेरियलिज्म की तरफ अगर दुनिया को आगे ले जाना चाह रहा होगा, दोबारा से अगर नए तरीके से साम्राज्यवाद को लेके आने की कोशिश कर रहा होगा, तो वी विल नॉट सपोर्ट एनी कंट्री। तो हालांकि उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, लेकिन हर किसी की जो अच्छी चीज़ें होंगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो बेटर चीज़ें होंगी, जो हमारे पॉलिसीज़ को, जो हमारे कंट्री की पॉलिसी को मतलब जो हमारी कंट्री को बेनिफिट करेगा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वी विल सपोर्ट सच कंट्री। एंड जो हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो है डिससेटिस्फाई करेगा, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब हम सबके साथ भी और सबके खिलाफ भी हैं गलत चीज़ों के। ओके, तो ये जो कंट्रीज़ जो साथ में आई उनको कहा गया आपका नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट के जो मतलब लीडर के रूप में अगर किसी को देखा जाता है, फाउंडिंग मेंबर के तौर पे किसी को देखा जाता है, दैट इज़ नेहरू जी। गेटिंग द पॉइंट। तो आप नेशनलिस्ट, आइडियलिस्ट और नॉन अलाइनमेंट, ये 3 चीज़ों को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो यू आर कंसिडरिंग वेरी वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इन हमारे पास जब हम देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास था क्या, हमारे पास नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी। जाहिर सी बात है हमारे पास लेगेसी थी नेशनल मूवमेंट की, कि भाई हम लोगों ने जो है रिवॉल्यूशन से नहीं बल्कि नेशनल मूवमेंट से हमने हर बात का जो मतलब हमने हर डिमांड को जो है कैसे रखा, मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने रखा, आंदोलन के माध्यम से हमने अपनी जो है अपनी मांगों की क्या कहते हैं भरी मतलब कि जो है संतुष्टि की या पूर्ति की। तो ऐसे में क्या थी, ये लेगेसी हमें संभाल के रखनी थी और हमें इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जो है मतलब कि बरकरार रखना था और आगे चलाना था। तो पहली चीज़ तो हमारे पास लेगेसी ये थी। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर हमारे साथ थे या हमारे पास थे, या जिनकी दी हुई हमारे पास शिक्षाएँ थी, दीक्षाएँ थी, जिस चीज़ से जो है हमारा देश आगे साथ चलना था। तो ऐसे में क्या था कि ये हमें लेगेसी संभालनी थी। और ऊपर से क्या हो गया कि जो ब्रिटेन ने जो हमें लेगेसी, जो ब्रिटेन की लेगेसी थी, जो बर्डन था हमारे ऊपर, जो वो दे के गए थे हमको जो है ना क्या कहते हैं, हमारा देश 3 चीज़ों से फाइट कर रहा था उस टाइम। पॉवर्टी से फाइट कर रहा था बहुत बड़े स्टेज पे। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सेकंड थिंग दैट वी वर फेसिंग फॉर द फूड शॉर्टेज, लाइक द फूड क्राइसिस दैट वी वर फेसिंग। PL 480 के माध्यम से हम अमेरिका से जैसे जो थे आपके मतलब जो है आपका अनाज मंगाते थे। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्राइसिस था दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। मास और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का सामना जो है इंडिया कर रहा था उस टाइम पे, इसको भी हमें टैकल करना था। और उसके बाद जो है आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो जो मतलब कि हमारे साथ चल रहे थे, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी हमें सेटल करना था, जो पाकिस्तान और चाइना के जो है बॉर्डर्स से मतलब कि जो हमें फेस करने पड़ रहे थे। सेकेंडली इफ आई स्पीक अबाउट कि भाई हमारे पास पोस्ट क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट डोमेस्टिक नीड्स, मैंने बता ही दिया आपको।
एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछा जाए तो आप इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल कौन सा मेंशन करेंगे, कौन सा आर्टिकल आपको लगता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। सो द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मेंशन इन द DPSP सेक्शन। तो मैं बोलूँगा कि आपका और DPSP के सेक्शन में जो आर्टिकल 51 है जो कहता है कि वी शैल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो हम लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे एज पर आर्टिकल 51 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर, ठीक है, कि भाई हम जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है मतलब कंसर्न में लेकर जा रहे थे। उसमें 4 चीज़ें मेन है आर्टिकल 51 के अंदर। पहली चीज़ उसके अंदर है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो टाइटल है हमारे आर्टिकल का वही हमारा जो है पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द कंट्रीज, विद द नेबरिंग और द रेदर आई विल से द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है क्या, हमें मेंटेन करना है जस्ट एंड ऑनरेबल क्या कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, हर किसी को सम्मान देना और एक जस्टिस मतलब जस्टिस वाला क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि हम किसी एक देश के फेवर में दूसरे देश का नुकसान करें, दूसरे देश का नुकसान के चक्कर में पहले का फायदा करें, ऐसा ना हो, ठीक है। दैट शुड नॉट बी आवर पॉलिसी। फोस्टर रिस्पेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी और लॉ, फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी। तो आपको क्या करना है, फोस्टर करना है, आपको मतलब कि प्रेरित करते रहना लगातार जो है आपका इंटरनेशनल पीस और क्या कहते हैं और इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी को आप उसे मान के चले, जैसे कि दुनिया में मैसेज जाए कि जब इतना बड़ा देश इसको फॉलो कर रहा है तो हम भी इसको फॉलो करें और दुनिया भर में जो है एक पीस एंड स्टेबिलिटी का माहौल तैयार हो। फोर्थ थिंग इज व्हाट, क्या कहते हैं, इनकर्ज अ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको इंकर्ज करना कि मतलब इसको सेटल किया जाए बाय व्हाट, बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया कि दो लोग आपसी सहमति से किसी मसले को जो है समाधान करते हैं किसी तीसरे के, किसी मीडिएटर की मदद से, कॉन्सिलेटर की मदद से, तो दैट इज नॉन एज द arbitration. So I think that is also very important to understand that we need to go for the peaceful solution of the dispute that we are facing. तो ये 4 चीज़ें थी कि भाई क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है इंटरनेशनल पीस और आपका सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, आपको जो है क्या कहते हैं जो एक दूसरे के मतलब कि देश को जो है रिस्पेक्ट देना है, ऑनर देना है, और तीसरी चीज़ जो है एक दूसरे के देश को देश के अंदर जो है आपको एक दूसरे के देश को जो है क्या कहते हैं उसके इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी को सपोर्ट रिस्पेक्ट देना है। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को जो है उसको इनकरेज करना है आर्बिट्रेशन के माध्यम से सोल्यूशन लाने के लिए। उसके बाद जो है 3 की फीचर्स देखें अगर हम इस फेज़ के अगर हम 3 फीचर्स देखें कि भाई आखिर जो 1947 से लेकर 1962 का जो फेज़ है इसमें सबसे बड़ा जो 3 फीचर है वो क्या है। पहला है प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। इंडिया ने 3 चीज़ें बड़ी की इसके अंदर। पहली बात तो हमने जो है मल्टीलैटरल जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक सबसे बड़ा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमने उसमें पूरी तरह से भागीदारी दी। दूसरी चीज़ उसके अंदर हम देखेंगे तो दैट इज़ क्या, इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम जो है इमर्ज हुए क्या, प्रोपोनेंट के तौर पे किस चीज़ के लिए, नॉन अलाइनमेंट के लिए, कि ये जो बाजीगरी चल रही है, ठीक है ना, ये जो आपका क्या कहते हैं मतलब कि यार बड़ा अच्छा वर्ड होता है बाजीगरी के लिए, फॉरगेटिंग द वर्ड यार, चलो कोई नहीं, वर्ड बड़ा अच्छा था क्या कहते हैं बाजीगरी का। तो बाजीगरी जो दुनिया भर में चल रही है इस बाजीगरी को ख़त्म करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, यूएसएसआर की तरफ हम लोग नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, तो इसको भी हमने प्रमोट किया। तो पहला पॉइंट जिसको हमने प्रमोट किया दैट वाज व्हाट कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के हमने अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया और हमने क्या कहते हैं प्रोपोनेंट, वी वर द क्रिटिकल प्रोपोनेंट ऑफ व्हाट, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एंड थर्ड वन दैट वाज व्हाट, दैट वाज की सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। हमने जो है बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कि प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा फास्टली रन करे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद जो है आपका हमारे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ध्यान रखेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम, ठीक है ना, अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद आई विल से द कनाडा और पोलैंड। तो कनाडा और पोलैंड के साथ मिलकर जो है इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम, इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम, इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम विद कनाडा एंड पोलैंड इन 1954। वी सेटल्ड दिस प्रॉब्लम इन द वियतनाम। हमने इसको भी सेटल करने में बड़ी भूमिका निभाई। सेकंड, न्यूट्रल नेशनल रिपैट्रिएशन कमीशन इन
in Korea. Neutral Nations Repatriation Commission in Korea. Neutral Nations Repatriation Commission in what? In Korea. Neutral Nations Repatriation Commission in कोरिया इन 1954। पहला क्या है? इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम अलोंग विद कनाडा एंड पोलैंड, उन दोनों की मदद के साथ। हालांकि उसमें चलिए इस वाले में, कोरिया वाले में, तो कोरिया वाला क्या है? न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन आई विल से इन कोरिया इन 1954। ये दूसरा हमारा पार्टिसिपेशन था, इसको हम सक्सेसफुली कर पाए। इसमें हमने यूनाइटेड नेशंस क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है, अगला वही है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन बेल्जियन कॉन्गो। तो हमने कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर 1960 और 64 के बीच में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपका जो है दैट इज़ कॉन्गो के अंदर भी हमने पार्टिसिपेट किया, 1960 से लेकर 64 के बीच में। इसमें हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई। पीस कीपिंग फोर्स हमारी जो थी वो आपका पाकिस्तान के अंदर भी, मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ कि पीस कीपिंग फोर्स जो है वो पाकिस्तान की भी हमारे साथ कोरिया में गई थी। हम दोनों देशों के पीस कीपिंग फोर्स ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और सेटल किया था डिस्प्यूट को। अरे हमें समझना चाहिए यार कि वाई, मतलब आप अगर पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ चले या इंडिया पाकिस्तान के साथ चले और ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने वाले थोड़ा समझे कि देश की उन्नति के लिए अगर थोड़ा सा, दोनों ही देश के अंदर मैं कह रहा हूँ, वहाँ के भी कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो हैं सिर्फ इस तरह के मुद्दों को उछालते हैं जिससे कि डिस्प्यूट अराइज होता है। और तसल्ली से बैठ कर क्या कहते हैं, आपका जो है जम्मू कश्मीर के मामले को अगर सुलझाया जाए तो उसका भी सोल्यूशन निकल सकता है। दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है बातचीत, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर निकाला तो उसके बाद हमें सेंट्रल एशिया जाने का मौका मिल सकता है और पाकिस्तान जैसे देश को जो है, इंडिया जैसे देश की मार्केट मिल सकती है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। वहाँ के कई सारे आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे काम करते हैं, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ काम करते हैं, तो वी कैन हैव दिस ऑल थिंग्स। बट खैर आई डोंट नो क्या कहते हैं वाई दिस इज़ हैपनिंग इन आर कंट्री ऑल्सो, ठीक है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो अगर ये चीज़ कर लिया जाए तो हमारा इतिहास रहा है कि हम दोनों ने मिलकर बड़े बड़े मसले सेटल किए हैं, ठीक है ना। चाहे वो आपका जो है आपका ये बताया मैंने, आपका नेशनल न्यूट्रल क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन इन कोरिया 1954, ठीक है ना। तो ये 3 मेजर चीज़ें हमने की थी उस टाइम पे, ध्यान रखेंगे। हमारे की फीचर्स क्या है वो हमने देखा, क्या कहते हैं हमारा सिग्निफिकेंट रोल जो है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन प्ले करना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं क्रिटिकल प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। उसका यहाँ पे ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसका 1952 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये भी चल रहा है। उसका 1952 में इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, इंडिया ने एक इंट्रोड्यूस किया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू को स्पॉन्सर्ड विद आयरलैंड। इस आयरलैंड के साथ जो है हम लोगों ने क्या किया, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इशू किया टू ब्रिंग अबाउट अ ग्लोबल बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। सो द इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन along with Ireland, I will say co-sponsored with Ireland. So the India introduced a draft resolution co-sponsored with Ireland to bring about a global ban on what, nuclear test। तो ये भी 1952 सबसे पहला देश हिंदुस्तान था जिसने जो है न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए जो है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर। सो दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ, आई विल से, द पीस एंड स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग उसका क्या है, 1954 में हमने चाइना के साथ जो है क्या कहते हैं चाइना के साथ हमने मिलकर पंचशील समझौता साइन किया, जिसमें 5 आपके प्रिंसिपल थे। उन 5 प्रिंसिपल, ये हमारा 1954 में पैकिंग में ही साइन हुआ था, ठीक है। पैकिंग में हमने ये इस चीज़ की पैकिंग की, दैट वाज व्हाट, कि आपका जो है पंचशील समझौता। इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें थी, जिसमें एक चीज़ हमारे पास जो थी दैट वाज व्हाट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एंड तो क्या करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे करना है किसके लिए, ईच अदर्स आपका जो है ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, और साथ में जो है सॉवरेनिटी को, इंटीग्रल क्या कहते हैं आपका जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी
एंड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, साथ में जो है म्यूचुअली हमें जो है नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा जो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन क्या कहते हैं ईच अदर्स टेरिटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इक्विटी इक्वालिटी एंड कॉपरेशन पे फोकस करना, और लास्टली क्या कहते हैं हम लोग जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ चलेंगे। ये 5 प्रिंसिपल थे इसके अंदर। आप जानते हैं कि चाइना ने इसमें कितना फॉलो किया, ठीक है ना, ऑल दो इंडिया वॉज फॉलोइंग वेरी वेल। उसके बाद एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ बांडुंग के अंदर। एशिया अफ्रीका का कॉन्फ्रेंस हुआ बांडुंग के अंदर। बांडुंग के अंदर ध्यान रखना, बांडुंग के अंदर 1955 में, अगले ही साल 1954 में पंचशील, उसके अगले साल जो इंडिया एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस इन 1955 टुक प्लेस एट बांडुंग इन इंडोनेशिया के अंदर जो है ये हुआ था पूरा का पूरा, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें 29 हेड्स ऑफ स्टेट आए, 29 देश के स्टेट्स इसके अंदर आए थे। 29 हेड्स ऑफ स्टेट्स केम इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड दे डिसाइडेड टू व्हाट, दे डिसाइडेड 10 प्रिंसिपल ऑफ द बांडुंग, क्या कहते हैं ऑफ 10 प्रिंसिपल ऑफ द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, बांडुंग में 10 प्रिंसिपल के ऊपर डिसाइड हुआ कि 10 प्रिंसिपल क्या होंगे, वही होगा कि अफ्रीका और एशिया जो है दोनों मिलकर एक दूसरे के मतलब कि जो है देशों को जो है सपोर्ट करेंगे, साथ में जो है मतलब कि हम लोग फटाफट जो है आपका वो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को जो है और फास्ट करेंगे, ठीक है, और जिससे कि हम जो है देश के अंदर जो है एक पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आ सके, इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ, हालांकि देखो बांडुंग में हालांकि क्या कहते हैं मतलब 1955 में चाइना भी आया था, और चाइना को लेके आने वाले नेहरू जी थे, माओ जेडोंग खुद आए थे यहाँ पे आई थिंक, और उसमें आपका जो है मतलब कि नेहरू जी ने जो है नेहरू जी उनको लेके आए थे। आई थिंक इंडिया ने जितना सपोर्ट किया चाइना को उस टाइम पे, शायद मोदी नेहरू जी पहचान नहीं पाए कि भाई मतलब तुम्हारा जो है आपका ये भी कहूँ कि मतलब चाइना इतना धोखेबाज निकलेगा, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक आई विल से। उसके बाद द बाउंड्री कॉन्फ्रेंस पेव्ड वे फॉर द क्रिएशन ऑफ नाम इन 1961, और यही जो आपका एशिया अफ्रीका का जो कॉन्फ्रेंस था बांडुंग का, इसी ने क्या किया, इसी ने जो है आपका क्रिएशन ऑफ नाम में मदद की। क्रिएशन ऑफ नाम में हमारा 1961 के अंदर मदद करने वाला दैट इज़ हु, दैट इज़ क्या कहते हैं आपका बोलूँगा कि आपका जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं बाउंडिंग कॉन्फ्रेंस ही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद 1960 में हमने कराची में इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन की, जिसमें 80-20 का डिवीज़न हुआ कि जो है आपके 6 नदियों में से जो है 3 नदियों का पानी 80% वो इस्तेमाल करेगा, तो 80% हम इस्तेमाल करेंगे बाकी 3 का, और बाकी 3 में 20% वो करेंगे, बाकी में हम 20% करेंगे। तो दिस वाज द आई विल से द वेरी पीसफुल ट्रीटी दैट हैड बीन साइंड बिटवीन द आयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट टाइम इन 1960। उसके बाद आपका जो है क्या हुआ कि भाई सबने कहा कि आप जो है नेहरू जी आप जो है मतलब डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पुर्तगाल जो है वो आपकी कॉलोनी गोवा में बैठा हुआ है, आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। एशिया अफ्रीका वालों ने काफ़ी दबाव बनाया, और इस चक्कर में क्या हुआ कि नेहरू जी ने जो है वो पुर्तगाल के सालाजार क्या कहते हैं रिजाइम से बात की, उनसे पूछा सालाजार से कि भैया क्या आपका मन है, क्या सोचा हुआ है। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ आंसर ही नहीं दिया, और उन्होंने एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया, और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फाइनली जो है नेहरू जी ने डिसाइड किया दैट वी विल चूज़ फोर्स for liberation of Goa, so he decided to liberate Goa by force, और 1961 में हमने जो है उसको लिबरेट भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेटबैक, उसके बाद अगले ही साल आपको पता है चाइना के साथ हमारा सेटबैक हो गया 1962 में, और 1962 में जो है चाइना ने सेटबैक किया, लगभग 14,700 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है चाइना ने हमसे छीना। लगभग ये अगर मैं बताऊँ आपको जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना आपका जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या कहते हैं ये बन जाता है अपने आप में। इतना एरिया अभी चाइना हमारे पास है। आपको पता है कि ये लगभग भूटान के जो क्षेत्रफल, भूटान जितना बड़ा है उतने क्षेत्रफल के बराबर है। भूटान आपका देखोगे तो 38,394 किलोमीटर स्क्वायर में है। 38,394 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आपका भूटान फैला हुआ है, उससे ज़्यादा उसके बराबर लगभग जो है चाइना हमारा तो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है अक्साई चीन के अंदर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 14,700 स्क्वायर मील का जो एरिया है। अगर स्विट्ज़रलैंड से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड से तो थोड़ा सा छोटा होगा। स्विट्ज़रलैंड जो है वो आपका 41,285 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मतलब 41,285, 41,000 और 38,000 में कितना 3,000 का मात्र फ़र्क है। तो 41,285 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है आपका स्विट्ज़रलैंड टोटल है, ठीक है। और अक्साई चीन जो हमारा लेके बैठा हुआ है चाइना, वो कितना है, वो आपका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 14,700 माइल अगर हम बोले उसको अगर माइल्स में। और वही अगर हम उसका देखें आपका जो है 38,294
38,394 किलोमीटर स्क्वायर में भूटान जो है टोटल क्या कहते हैं बेस्ड है। तो ये अभी तक हमने देखा कि 1947 से लेकर 1962 के बीच में जो है कैसे कैसे जो है इंडिया की पॉलिसी रही और कैसे कैसे हम चले। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।